हेलो दोस्तों, मैं अंकित सिंह आप सभी लोगों का विजडम हब स्टडी पर स्वागत करता हूं। इस वीडियो के माध्यम से हमारा जो एक सीरीज चल रहा है यूपीएससी 2020 प्रीलिम्स फैक्ट सीरीज, उसमें ये हमारा जो रहेगा 26वां वीडियो रहेगा। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि यूपीएससी का जो आधिकारिक नोटिफिकेशन है वो आ चुका है। 12 फरवरी 2020 से इसका फॉर्म भरा जाना शुरू हो चुका है, जो कि 796 पदों के लिए आया है। तो यदि आप लोगों ने ये जो मेरी सीरीज चल रही है, यदि आपने नहीं देखा है तो देख लीजिए, और जो चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लीजिए, क्योंकि मैं प्रतिदिन शाम को 7 से 7:30 बजे के बीच में एक ऑफलाइन वीडियो लेकर के आता हूँ, जिसमें हम 4 से 5 टॉपिक के ऊपर डिस्कस करते हैं। और ये टॉपिक उस तरीके का होता है, उस प्रकार की इन्फॉर्मेशन होती है जिस प्रकार की इन्फॉर्मेशन यूपीएससी डिमांड करता है। तो ये आप लोगों के सामने 26वां वीडियो है। तो देखिए, इसमें हम क्या पढ़ेंगे। इसमें हम पढ़ेंगे सारंग के बारे में, तो सारंग क्या है ये हम समझेंगे। दूसरा, हम पढ़ेंगे भारत बांग्लादेश के बीच में रेल लिंक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया जाएगा, तो वह क्या है, किस 2 शहरों या 2 राज्यों के बीच में चलेगा, ये समझेंगे। फिर हम तीसरा पढ़ेंगे काकीनाडा पोर्ट के बारे में, क्यों न्यूज़ में है ये समझेंगे। चौथा पढ़ेंगे हम माउंट एकांगुआ, ये न्यूज़ में क्यों है ये भी समझेंगे। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो रहेगा ग्रांड इथियोपियन रेनेसा डैम, हम इसके बारे में पढ़ेंगे। और जो हमारा लास्ट टॉपिक रहेगा इस 26वें सीरीज का, तो ये रहेगा सोलर ऑर्बिटर प्रोब। तो सोलर ऑर्बिटर प्रोब क्या है ये भी हम इसमें जानने की कोशिश करेंगे एक एक करके। तो देखिए, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा आप लोगों के सामने सारंग का। सारंग का ही है, फिर सारंग का ही है, ये इसका प्रोनाउंसिएशन अलग अलग हो सकता है। तो देखिए, यहाँ पर जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड है, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड ने भारतीय सेना को पहली अपग्रेडेड आर्टिलरी गन सारंग, जिसे यहाँ पर 155 mm बाय 35 कैलिबर है, वो बाकायदा दे दी है। तो आपसे ये पूछा जा सकता है किसने बनाया है इसे, तो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड ने इसको बनाया है। और ये एक प्रकार का अपग्रेडेड आर्टिलरी गन है। तो ये इसकी जो कह सकते हैं कि टाइप कौन सा है, तो 155 mm बाय 45 कैलिबर है, ये आपको विशेष रूप से याद रखना होगा। तो देखिए, इसकी कुछ मुख्य विशेषता और विशेषताएं क्या है इसकी। तो देखिए, दिखने में कुछ इस प्रकार का रहेगा, ये आप देख सकते हैं, दिखने में कुछ इस प्रकार का रहेगा ये। और इसके साथ साथ यहाँ पर इसकी जो कुछ मुख्य विशेषताएं में क्या रहेगी, तो यह 130 mm वाली एक M46 आर्टिलरी गन है। ये 130 mm की है, ये 46 आर्टिलरी गन को ये पहले था, तो इसको अपग्रेड कर दिया गया है। तो यहाँ से अपग्रेड करके इसको 155 mm में कर दिया गया है। अपग्रेड होने के बाद जो आर्टिलरी गन की जो रेंज है, पहले इसकी जो थी वो 27 किलोमीटर की, तो अब इसकी जो रेंज है वो 36 किलोमीटर की हो चुकी है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 9 किलोमीटर का इसका रेंज बढ़ गया है। फिर अनुबंध के तौर पर जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड है, वह अगले 4 वर्षों में 130 mm वाली जो 300 आर्टिलरी गन है को यहाँ पर 155 mm तक अपग्रेड करेगी। तो यहाँ पर आप देखेंगे 300 आर्टिलरी गनों को यहाँ पर 130 mm से लेके 155 में अपग्रेड किया जाएगा। फिर यहाँ पर भारत ने 130 mm आर्टिलरी गन को रूस से आयात किया था। तो ये भी आपको याद रखना होगा कि ये जो गन हुआ करता था, पहले भारत ने इसको रूस से आयात किया था। तो आर्टिलरी गन में 130 mm बैरल लगी थी। इस आर्टिलरी गन की जो मारक क्षमता थी वो 27 किलोमीटर थी। तो 27 किलोमीटर से भारत ने इसको अपग्रेड करके कर दिया है 36 किलोमीटर। यहाँ पर 130 mm थी, उसको अपग्रेड करके 155 यहाँ पर mm कर दिया है। तो ये भी आपको विशेष रूप से याद रखना होगा। अब हम बात करते हैं हमारे आज के दूसरे टॉपिक के बारे में। तो ये है यहाँ पर काकीनाडा पोर्ट। तो देखिए, जो काकीनाडा पोर्ट है ना, ये भारत के पूर्वी तट पर आंध्र प्रदेश का जो तट है वहाँ पर ये स्थित है। तो ये देखिए, ये आप देख रहे हैं पूरा आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश का जो ये वाला हिस्सा है ना, यहाँ पर काकीनाडा पोर्ट स्थित है। तो लोकेशन आप याद रख लीजिए, क्योंकि कई बार पूछा जा सकता है आपसे एग्जाम में। तो ये भारत के पूर्वी तट पर स्थित है। तो इस मुख्य बिंदुओं की अगर हम बात करें तो क्या है, किस वजह से ये न्यूज़ में है। तो देखिए, काकीनाडा जो पोर्ट है ना, विशाखापट्टनम के दक्षिण से 170 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तो ये देखिए, यहाँ पर ये देख रहे हैं आप, यहाँ पर विशाखापट्टनम है। तो विशाखापट्टनम से जब आप दक्षिण की तरफ जाते हैं, तो देखिए जो मैप होता है ना, उसका हमेशा से डायरेक्शन समझने के लिए यहाँ पर आप मार्क कर ले ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और ये साउथ। तो ये जो आप देख रहे हैं विशाखापट्टनम से ये दक्षिण की तरफ बोला जा रहा है, मतलब नीचे की तरफ। यहाँ पर साउथ की तरफ देखेंगे तो यहाँ से लगभग 170 किलोमीटर की दूरी पर ये काकीनाडा पोर्ट स्थित है। काकीनाडा जो पोर्ट है वो पूर्वी और दक्षिण पश्चिमी गोदावरी झीलों
कृष्णा, गुंटूर और पूर्वी तेलंगाना को सुविधा प्रदान करता है ये। तो विशेष रूप से 3-4 जगहों को ये कह सकते हैं कि पोर्ट से सुविधाएं प्राप्त होती है। इसमें से गुंटूर है, कृष्णा जो गोदावरी के जो पश्चिमी ज़िले हैं वो हैं, और तेलंगाना के जो कुछ क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों को ये सुविधाएं प्रोवाइड कराता है ट्रेड कॉमर्स के रूप में। इस क्षेत्र से आयात और निर्यात किए जाने वाले उत्पादों में क्या होता है, तो देखिए इस क्षेत्र से जो उत्पाद मतलब कह सकते हैं कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होता है, उसमें कृषि उत्पाद होता है, खनिज होता है, कोयला होता है और उर्वरक होता है। तो ये जो 4 प्रोडक्ट है ना, ये 4 प्रोडक्ट को यहाँ पर साउथ ईस्ट एशिया के जो कंट्रीज है वहाँ पर इसे भेजा जाता है। फिर सन 1997 में आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा स्थापित किया गया था ये। तो ये पूछा जा सकता है कि इसकी स्थापना कब की गई थी, ये पोर्ट को बनाया कब गया था। तो इस पोर्ट को है ना 1997 में आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा बनाया गया था। उस समय तेलंगाना भी आंध्र प्रदेश का हिस्सा था, किंतु वर्ष 1999 में इसका निजीकरण कर दिया गया। निजीकरण करना मतलब यहाँ पर जो उसके कुछ परसेंटेज है वो यहाँ मतलब 50% से ज़्यादा यहाँ पे जो शेयर्स है वो यहाँ पर बेच दिया गया, ये कहा जा सकता है यहाँ पर किसको, प्राइवेट स्टेक होल्डर्स को। तो ये आपको मैंने डिस्कस किया है काकीनाडा पोर्ट के बारे में, जो कि आपका लोकेशन पता होना चाहिए किस राज्य में है और कौन कौन क्या क्या यहाँ से ट्रेड एंड कॉमर्स किया जाता है, ये भी आपको याद होना चाहिए। अब हम बात करते हैं यहाँ पर तीसरा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा यहाँ पर भारत बांग्लादेश लिंक, रेल लिंक। तो देखिए, तो भारत बांग्लादेश रेल लिंक है ना, ये क्या है कि भारत के जो पूर्वोत्तर राज्य है, जैसे कि आपको पता होगा कि जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने हैं तो उनका जो लुक ईस्ट पॉलिसी है उस पर कुछ बदलाव हुआ है। तो लुक ईस्ट पॉलिसी में जो भारत के जो पूर्वोत्तर के मतलब एशिया के जो पूर्वोत्तर के जितने भी कंट्रीज़ हैं उनके साथ जो इंडिया का जो पूर्वोत्तर के जितने स्टेट्स हैं उनके साथ किस तरीके से टाई अप हो, कैसे रिलेशंस बिल्डअप हो, इसके बारे में हमेशा से उन्होंने कार्य करने की कोशिश करी है। तो उसी के मद्देनज़र आप देखेंगे यहाँ पर कि जो पूर्वोत्तर भारत में बांग्लादेश को जोड़ने वाली एक रेल लाइन बनाया जा रहा है, जो कि ये वो रहेगा 2020 तक कंप्लीट हो जाएगा, जैसा कि आप यहाँ पर मैप में देखेंगे। तो देखिए यहाँ पर जो ये पूरा का पूरा जो कह सकते हैं कि जो रेल लाइन है ये पूरा 15 किलोमीटर का रहेगा, जिसमें से भारत में यहाँ पर 5.4546 मतलब 5.5 किलोमीटर के आसपास आप मान लीजिए यहाँ पर मतलब 5.46 किलोमीटर का जो रेल ट्रैक बिछाने की लागत का वहन पूर्वोत्तर के क्षेत्र के जो विकास मंत्रालय है मतलब मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन द्वारा किया जाएगा। मतलब भारत में इतना क्षेत्र रहेगा, और बांग्लादेश में देखेंगे आप यहाँ पर तो 10.6 किलोमीटर ट्रैक बिछाने की जो लागत है वो विदेश मंत्रालय द्वारा वहन किया जाएगा। मतलब ये जो पूरा का पूरा रहेगा वो भारत सरकार इसके जो खर्चे होंगे उसको उठाएगी, जिसमें से 4.56 किलोमीटर का जो पैसा होगा वो मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्दर्न ईस्टर्न रीजन करेगा, और बाकी के जो 10.6 किलोमीटर है इसका जो लागत होगी इसका वहन करेगा मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। तो ये वाला जो बिंदु है ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो सकता है, ये एग्ज़ाम में ऐसे कैसे भी रखा जा सकता है, तो ये विशेष रूप से आपको याद रखना है। और दूसरा जो इसका मुख्य बिंदु है वो रहेगा कि त्रिपुरा राज्य के अगरतला और बांग्लादेश के जो यहाँ पे अखौरा जगह है, इन दो जगहों के बीच में ये रेल लाइन चलेगी। तो ये भी याद रखना है कि ये कहाँ से त्रिपुरा के किस जगह से चलेगी। तो ये अगरतला तो याद रह जाएगा, लेकिन बांग्लादेश में कहाँ जाएगी ये विशेष रूप से आपको याद रखना है। तो बांग्लादेश का जो अखौरा है वहाँ तक ये चलेगी, के बीच में ये बाकायदा लाइन चलाई जाएगी, और इस प्रकार का जो रेल लाइन चलाया जाएगा ये उस क्षेत्र का पहला रेल ट्रैक है। तो ये भी विशेष रूप से आपको याद रखना है। तो ये आप मैप में इसे देख सकते हैं अच्छे तरीके से। फिर यह रेल लिंक जो है वो बांग्लादेश के गंगा सागर और भारत के निश्चितपुर और वहाँ से अगरतला को जोड़ेगा ये। तो ये भी कुछ बिंदुओं का आप याद रख सकते हैं, क्योंकि ये वाला भी डायरेक्ट ऐसे के ऐसे स्टेटमेंट एग्जाम में रखा जा सकता है कि यह बांग्लादेश के गंगा सागर को भारत से, मतलब बांग्लादेश का जो जगह है गंगा सागर वहाँ से और भारत का जो निश्चितपुर है को ये जोड़ेगा, और ये कुल मिलाकर के लेकर के कहाँ पे आएगा, अगरतला में लेकर के ये आएगा। तो ये भी विशेष रूप से आपको याद रखना है। अब हम बात करते हैं, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है माउंट एकांगुआ। तो देखिए माउंट एकांगुआ जो है वो इसमें ये न्यूज़ में क्यों है, तो यहाँ पर 12 साल की एक छात्रा है जिनका नाम यहाँ पर काम्या कार्तिकेयन है, माउंट एकांगुआ पर चढ़ने वाली विश्व की सबसे कम उम्र की लड़की बनी है। तो आप देख सकते हैं इसका लोकेशन कहाँ पर है। तो जो माउंट एकांगुआ है ना ये है अर्जेंटीना में।
ये विशेष रूप से याद रखिए। और जो अर्जेंटीना की जो कैपिटल है वो ब्यूनस आयरस है, तो ये भी आपको याद रखना है। और यहाँ के एक बहुत ही पॉपुलर खिलाड़ी हैं, फुटबॉल खेलते हैं, इनका नाम आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताने की कोशिश करिएगा। तो देखिए उनका जो जर्सी नंबर है मैं बता देता हूँ, उनका जर्सी नंबर यहाँ पर 10 है। तो जो काम्या है ना, ये सबसे कम उम्र की लड़की हैं जो कि भारत की हैं, और ये माउंटेन जो एकांगुआ है उस पर चढ़ने वाली सबसे कम उम्र की लड़की बनी है। तो आप इसको तस्वीर में, फ़ोटो में देख सकते हैं कि ये किस प्रकार की मतलब छोटी बालिका हैं जो चढ़ने में सफलता प्राप्त करी है। तो देखिए अब हम बात करते हैं माउंट एकांगुआ के बारे में। तो इसका जो लोकेशन आप देख रहे हैं ना, इस पूरे मैप में देखिए, तो ये दक्षिण अमेरिका की एडिज पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। ये विशेष रूप से याद रखिए, क्योंकि जितने भी हमारे विश्व में जितने भी कह सकते हैं यहाँ पर कि महाद्वीप है, उस महाद्वीप में हर महाद्वीप में एक ऊंची से ऊंची चोटी है। तो उस ऊंची से ऊंची चोटी की अगर हम बात करते हैं दक्षिणी अमेरिका के, तो दक्षिणी अमेरिका की जो एकांगुआ है ये सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखलाओं में से माना जाता है। तो ये एडिस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी श्रृंखला है। तो श्रृंखला यहाँ पर एडिस पर्वत है, और उस एडिस पर्वत में एकांगुआ सबसे ऊंची चोटी है। और यह एक मृत ज्वालामुखी पर्वत है, ये भी विशेष रूप से आपको याद रखना है। तो जो एडिस पर्वत श्रृंखला है उसकी अगर हम बात करें, तो एडिस पर्वतमाला एक नवीन, मोड़दार तथा विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है। ये विशेष रूप से आपको याद रखना है। और ये जो पर्वतमाला है ये है यहाँ पर 7200 किलोमीटर की। इसका विस्तार दक्षिणी अमेरिका के 7 देशों में है। देखिए ये जो आप देख रहे हैं ना मैप, इस मैप में कुछ इसका जो विस्तार है ना कुछ इस प्रकार से है, और भी ऊपर चला जाता है ये। तो इसका जो विस्तार है दक्षिण अमेरिका के 7 राज्यों में है, 7 देशों में है। तो वो 7 देश कौन कौन से हैं, तो यहाँ पर ये भी ऐसा के ऐसे स्टेटमेंट रखा जा सकता है। वेनेजुएला में है, कोलंबिया में है, इक्वाडोर में है, पेरू में है, बोलीविया में है, चिली में है, और अर्जेंटीना में है। और जिसका मेन पार्ट है वो जहाँ पर एडिस पर्वत का जो एकांगुआ है वो है यहाँ पर अर्जेंटीना में। तो ये भी विशेष रूप से आपको याद रखना है। तो ये 7 राज्यों के नाम आप यहाँ पर रिकॉल कर सकते हैं। माउंट एकांगुआ की जो ऊंचाई है वो यहाँ पर 6,962 किलोमीटर है, और जबकि 8,850 मीटर की जो ऊंचाई है वो माउंट एवरेस्ट की है। तो माउंट एवरेस्ट की जो ऊंचाई है जो कि एशिया में है, नेपाल में है, यहाँ पर इसकी ऊंचाई 8,850 मीटर है। और जो माउंट एकांगुआ है इसकी जो ऊंचाई वो 6,962 मीटर है। यहाँ पर विशेष रूप से याद रखिए 6,962 मीटर है। फिर यह एशिया के बाहर सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है। मतलब एशिया की तो सबसे बड़ी माउंट एवरेस्ट है, लेकिन यदि एशिया के बाहर की बात करते हैं हम पूरे विश्व जगत में, तो ये एशिया के बाहर सबसे ऊंची श्रृंखला, मतलब यहाँ पर ये ऊंची चोटी है जो कि अर्जेंटीना में स्थित है। अब हम यहाँ पर देखते हैं हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है यहाँ पर ग्रांड इथियोपियन रेनेसां डैम। तो देखिए ये बहुत ही न्यूज़ में रहता है ये डैम, क्योंकि यह जो है ना ऐसी स्ट्रेटेजिक लोकेशन पर है जो कि हमेशा न्यूज़ में बना रहता है। तो ये है कहाँ पर, देखिए ये वाला जो डैम है ना वो दक्षिण मतलब ये जो पूरा अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट का एक यहाँ पर देखेंगे कि इथोपिया एक देश है। तो इथोपिया विश्व के सबसे बड़े बांधों में से एक ग्रांड इथियोपियन रेनेसां डैम का निर्माण कर रहा है, जो कि यहाँ पर सूडान सीमा के पास नील नदी पर स्थित है। तो ये कहाँ पर स्थित है, तो सूडान मतलब दक्षिणी सूडान और उत्तरी सूडान है, वहाँ पर ये नील नदी पर ये स्थित है, जिसे आप यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए ये पूरा का पूरा आप देखेंगे कि अफ्रीका महाद्वीप है ये। तो अफ्रीका महाद्वीप में यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर दक्षिणी सूडान है, तो ऊपर यहाँ पर सूडान है, और यहाँ पर इजिप्ट है। तो ये जो आप ये लोकेशन देख रहे हैं यहाँ पर, तो ये सूडान और इथोपिया, इन दोनों के बीच में यहाँ पर देखेंगे कि ये जो जा रहा है आपके सामने ये नील नदी है। तो नील नदी पर यह सूडान और इथोपिया के बीच में ये बना हुआ है यहाँ पर। तो इसकी मुख्य विशेषता क्या है, तो देखिए इसकी अगर मुख्य विशेषता बिंदुओं की बात करें हम यहाँ पर, तो आप यहाँ पर पाएंगे कि यह अफ्रीका की सबसे बड़ी बांध परियोजना है। इसका निर्माण जो हो रहा होगा वो नील नदी पर है, और जो कि स्थायी प्रभाव डालेगा यहाँ पर ये पूरा का पूरा इस पूरे क्षेत्र में। इथोपिया की जो तराई क्षेत्र में नील नदी अफ्रीका में उत्तर से, मतलब ये उत्तर की तरफ बहती है। मतलब ये एक ऐसी बड़ी नदी है जो कि साउथ टू नॉर्थ की तरफ बहती है ये। पर पनबिजली परियोजना बनाने का इस पर लक्ष्य रखा गया है। इससे क्या क्या हो सकता है, तो देखिए इसके संकट की अगर हम बात करें कि इस नदी बांध के बनने से क्या क्या समस्याएं उत्पन्न हो सकती है, तो देखिए नील नदी अत्यधिक प्रदूषित नदी है। ये जलवायु परिवर्तन और मिस्र की बढ़ती आबादी के कारण जो गंभीर खतरे का सामना ये बिल्कुल कर रही है अभी वर्तमान में। फिर मिस्र
पृथ्वी का सबसे शुष्क देशों में से एक है, जिसकी 95% जो आबादी है वो नील नदी के डेल्टा क्षेत्र पर निवास करती है। यह देश अपनी जल आपूर्ति के लिए लगभग पूरी तरह से नील नदी पर निर्भर करता है। इस बांध के निर्माण से क्या होगा कि मिस्र में की जो जल पूर्ति है उसमें 12 से 25% की कमी आ जाएगी। तो ये देखिए, ये तो हो गया कि किस प्रकार से प्रभावित करेगी, लेकिन ये जो नदी जो बांध बन रहा है ये उस क्षेत्र की जियोपॉलिटिकल को भी प्रभावित करेगी। ऐसा भी हो सकता है कि इस नील नदी के नील नदी पे जो ग्रांड इथोपियन रेनेसा डैम बन रहा है उससे इजिप्ट और सूडान के रिश्ते भी ख़राब हो सकते हैं यहाँ पर, और कई दफ़ा आप देखेंगे तो हुए भी हैं, क्योंकि जो यहाँ पर अफ्रीका महाद्वीप में ज़्यादातर जो समस्या है वो पानी की वजह से ही रही है। जैसे कि आप लोगों को पता होगा दक्षिण अफ्रीका में जो डरबन सिटी है वहाँ पर पानी की इतनी किल्लत आई है कि अभी तक का सबसे वहाँ पर सूखाग्रस्त क्षेत्र घोषित किया गया है। और ये जो डैम बनेगा, ये डैम वहाँ की जो जियोपॉलिटिकल एरा है उसको भी यहाँ पर पूरी तरीके से प्रभावित कर सकता है। अब यहाँ पर ये तो आप लोगों को अब समझना है आगे आने वाले समय में किस प्रकार से ये प्रभावित करता है रिलेशंस को, और क्या क्या न्यूज़ आ सकती है। जैसे जैसे आता रहेगा मैं आपको अपने इस सीरीज़ के माध्यम से बताता रहूँगा। अब हम बात करते हैं यहाँ पर हमारा लास्ट टॉपिक जो है वो है यहाँ पर सोलर ऑर्बिटर प्रोब। तो देखिए, सोलर ऑर्बिटर प्रोब की जब बात आती है तो मतलब आप समझ लीजिए कि ये पूरा का पूरा यहाँ पर जो हमारी रिन्यूएबल एनर्जी है उसकी बात की जा रही है। तो लेकिन उसके साथ साथ ये जो प्रोब की बात आ जाती है तो प्रोब की बात आते ही यहाँ पर ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी से संबंधित हो जाता है, और खासकर ऑर्बिटर की बात आती है तो ये रिलेट कर लेता है स्पेस टेक्नोलॉजी से। तो हाल ही में क्या हुआ है कि हाल ही में जो राष्ट्रीय वैमानिकी एवं अंतरिक्ष प्रशासन है, मतलब नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन जिसे हम नासा कहते हैं, और यूरोपियन अंतरिक्ष एजेंसी ने क्या किया है कि सूर्य के ध्रुवों के मापन के लिए एक सोलर ऑर्बिटर प्रोब को लॉन्च किया है। तो इसके मुख्य बिंदु क्या है, तो देखिए, ध्रुवों के सूर्य के ध्रुव के संबंध में अध्ययन के लिए नासा ने और ईएसए ने, मतलब यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने 9 फरवरी 2020 को सोलर ऑर्बिटर प्रोब मिशन लॉन्च किया है। इसे फ्लोरिडा के कैप कैनेवरल स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है, तो इसके अगर उद्देश्य की बात करें तो मिशन का उद्देश्य सूर्य की सतह पर लगातार उड़ने वाले जो आवेशित कण होते हैं और सौर हवा होती है, सूर्य के अंदर के चुंबकीय क्षेत्र का अध्ययन करना, ये इसका मुख्य उद्देश्य रहेगा। तो यहाँ पर एक शब्द यूज किया गया है, यहाँ पर सौर हवा, मतलब सोलर विंड। तो सोलर विंड क्या है यहाँ पर, तो देखिए, सौर हवा जो होता है वो आवेशित कणों का मिश्रण है, और हमारे जो सौर मंडल है, सौर मंडल के माध्यम से ध्रुवों को और बीम पर अत्यधिक केंद्रित हो रहता है। यह पृथ्वी पर जो उपग्रह हैं और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हैं को भी प्रभावित करता है। यह ऑर्बिटर जो जाएगा वो सूर्य के उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव की जो तस्वीरें हैं उस तस्वीरों को लेगा ये और पृथ्वी पर भेजेगा, ताकि और भी सूर्य के बारे में जो कौतूहल है, जो यहाँ पर अभी तक जानकारी प्राप्त नहीं हो पाई है, उन सारी जानकारी को ये एकत्रित करने में मदद करेगा। पृथ्वी और शुक्र से जो गुरुत्वाकर्षण प्रभाव का जो उपयोग करके क्या करेगा ये कि सूर्य और पृथ्वी के बीच की जो 95% की दूरी का है उस दूरी का ये उपयोग करेगा। और यह जो ऑर्बिटर है ये मुख्य रूप से जो ध्रुव, मतलब सूर्य है, सूर्य के जो ध्रुव है, नॉर्थ एंड साउथ पोल, उनका विशेष प्रकार से अध्ययन करने में ये मदद करेगा। तो ये पूरा का पूरा इसका ऑब्जेक्ट रहेगा, इसका लक्ष्य रहेगा। अब देखने में ये आता है कि कितना लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल हो पाता है और किस प्रकार से जानकारी एकत्रित कर करके पृथ्वी पर भेजता है, ताकि जो भी यहाँ पर सूर्य के बारे में अध्ययन कर रहे हैं साइंटिस्ट और जानकारी प्राप्त कर सके और उसके माध्यम से मानव जीवन को और सरल बना सके। तो देखिए दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से भी यहाँ पर आप लोगों के सामने मैंने यहाँ पर आप देखेंगे कि 6 टॉपिक कवर किए हैं। सारंग, भारत बांग्लादेश रेल प्रोजेक्ट, काकीनाडा पोर्ट, माउंट एकांगुआ, ग्रांट इथियोपियन रेनेसा डैम और सोलर ऑर्बिटर प्रोब, ये मैंने आपसे कवर किया है। यहाँ से मैं अब 2-4 सवाल पूछूंगा जिसका आप लोगों को सवाल का जवाब देना है। पहला, सारंग जो यहाँ पर आप देखेंगे आर्टिलरी गन जो बनाया गया है वह तो बनाया गया है वह किस संस्था ने बनाया है। दूसरा, भारत और बांग्लादेश के बीच में जो रेल लाइन प्रोजेक्ट चलेगी वो भारत और बांग्लादेश के किन 2 शहरों को जोड़ेगी। काकीनाडा पोर्ट भारत के किस राज्य में स्थित है। माउंट एकांगुआ कहाँ किस देश में स्थित है, इसकी ऊंचाई कितनी है। ग्रांट इथोपियन रेनेसा डैम किस नदी पर स्थित है। इसके बाद सोलर ऑर्बिटर प्रोब जो है किन 2
स्पेस एजेंसियों के द्वारा चलाया जा रहा है। ये इसके दो मैंने जो सवाल पूछे हैं, इन सारे सवालों के जवाब आप मुझे कमेंट सेक्शन में देने की कोशिश करिएगा। मैं जानने की कोशिश करूँगा कि आप लोगों ने इस पूरे वीडियो को कितने ध्यानपूर्वक से सुना है। इसी के साथ दोस्तों, आप लोगों को ये जो वीडियो है प्रतिदिन शाम को 7 बजे से 7:30 बजे के बीच में मिल जाया करेगा। आप ये PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ उसकी लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा। फेसबुक पर अंकित सिंह अकेडमी के नाम से पेज सर्च करिए, वो भी आपको मिल जाएगा, वहाँ पर भी आपको नोटिफिकेशन मिल जाता है। और इसके साथ साथ वहाँ पर कुछ डिफरेंट प्रकार की इन्फॉर्मेशन और जानकारी या करंट अफेयर से संबंधित आपको प्राप्त होती है। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ और एक नई एनर्जी के साथ। हैव ए गुड डे। जय हिंद, जय भारत।